हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि सब आप ठीक होंगे और मिलते हैं अपनी यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। आप ये 12th क्लास की जो आज फर्स्ट वीडियो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है और बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं तो बच्चे बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसमें एक एक करके मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बेसिक वैसे पार्टनरशिप के जो फंडामेंटल की बात करते हैं तो पार्टनरशिप के बारे में आपको पहले पता होगा, क्योंकि क्लास 11th में आपने इसकी बिजनेस स्टडीज़ में थ्योरी भी पढ़ी है। लेकिन जब आपने 12th में अकाउंट्स पढ़ी थी, 11th में जब अकाउंट्स पढ़ी थी, तो उसमें आपने ट्रेडिंग सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स पढ़े। उसमें सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स में आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट्स को बनाना सीखा। इसके बाद अब आप सीख रहे हैं 12th में आके थोड़ा सा स्टैंडर्ड की अकाउंटिंग हो जाती है, जिसमें आप पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ेंगे और पार्टनरशिप के बेसिक फंडामेंटल आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप की बेसिक फंडामेंटल में पार्टनरशिप की डेफिनेशन है क्या, पार्टनर होते क्या हैं। ध्यान रखें, पार्टनर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब काम करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो बन जाती है पार्टनरशिप। अब कोई चैरिटेबल पर्पज़ के लिए नहीं होना चाहिए, हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर हम पढ़ते हैं इसमें है क्या, डेफिनेशन सेक्शन 4 में दिया गया है इसका। पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था 1932 में और सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो उसको हम पढ़ते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। पार्टनरशिप Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 define partnership as follows. Partnership is the relationship, ध्यान रखना है कि इसकी बात हो रही है इसमें, relationship between persons who agree to share profit, यानी कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, उनका शेयर हो रहा है, of the business carried on by all or any one of them acting for all। इसको हम समझते हैं कि carried on by all, सब मिलकर काम करें या कोई एक काम करे, तो ये सब पार्टनरशिप के दायरे में आएगा। पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, भले ही आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। ये ध्यान रखना है, हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। तो सेक्शन 4 में साफ साफ बताया कि सारे व्यक्ति जो भी हैं मिलकर काम करें या कोई एक व्यक्ति भी काम करता है और उनका मोटिव क्या होना चाहिए, सर्विस मोटिव होना चाहिए, सॉरी प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि जो हमारा बिजनेस होता है वो लॉफुल होना चाहिए, सरकार के द्वारा इल्लीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। मतलब सरकार इन चीज़ों पर भी पाबंदियां लगाती है, आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे पार्टनरशिप में जो इल्लीगल हो। तो समझते हैं इसके पार्टनरशिप के फीचर्स कि क्या है सर, इसकी विशेषता क्या है, फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट फीचर में मिलते हैं 2 और मोर पर्सन। ध्यान रखें, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। सर पार्टनरशिप में 2 व्यक्ति मिलकर पार्टनर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 15 बना सकते हो, लेकिन इसमें एक लिमिट कर दी गई है। सेक्शन इसमें कंपनीज एक्ट में इसमें डिफाइन कर दिया गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 1872 में हर व्यक्ति पार्टनरशिप कर सकता है। ये ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप करते समय वो पार्टनरशिप के लिए योग्य होना चाहिए, कोई भी माइनर व्यक्ति नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, पर्सन जो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है, यानी कि कोर्ट के द्वारा या हमारे कानून के द्वारा उसको डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है, ऐसा व्यक्ति हम पार्टनरशिप के अंदर नहीं ला सकते। यानी कि एक माइनर वो होता है जो क्या कहते हैं 18 साल से कम का होता है। अगर उसके साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इलीगल होता है, ये ध्यान रखना है। उसके साथ किया हुआ सारा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से ही अवैध माना जाता है। लेकिन हम एक माइनर को पार्टनर बना सकते हैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए बना सकते हैं। उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो पार्टनर बन सकता है, बाकी और किसी काम के लिए हम उसे पार्टनर नहीं बना सकते। अगर वो 18 साल का क्रॉस कर जाता है तो विदिन 6 मंथ उसको स्टेटमेंट देना होगा, रिटर्न में देना होगा कि मैं पार्टनरशिप में कैरी रख सकता हूँ। तो उसके सारे जो अधिकार हैं वो नॉर्मल पार्टनर की तरह हो जाएंगे जैसे और पार्टनर के भी होते हैं। फिर बताया था मैंने अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड वो व्यक्ति होता है जो दिमाग से पगला होता है या पागल होता है या जिसका दिमाग काम नहीं करता। अगर उस व्यक्ति के साथ अगर हम कोई कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो भी इल्लीगल माना जाता है, अवैध माना जाता है। ये अनसाउंड माइंड जैसे आपने देखा होगा, कोई शराबी है, शराब के नशे में है और उससे हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऐसी एनी पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। डिस्क्वालीफाइड का मतलब होता है कोई हमारा विदेशी शत्रु है, अगर उसके साथ कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं वो भी डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की बात कर रहा था मैं, जो अब ये डिसाइड कर दिया गया, जैसे मैंने आपको भी बताया था सॉरी, 2 व्यक्ति पार्टनरशिप कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पार्टनरशिप कर सकते हैं। बट पार्टनरशिप करने के लिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पार्टनरशिप में कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए, 2, पर मैक्सिमम लिमिट जो बनाई गई है वो 50 की है। 50 से ज़्यादा पार्टनर फर्म में नहीं हो सकते, ये डिसाइड कर दिया गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर
पर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म टू बी सो वाइड रूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2040। तो यहाँ देखना है कि ये जो पार्टनर रहेंगे ये कितने रहेंगे, 50 मैक्सिमम, 50 क्या रहेंगे, मैक्सिमम रहेंगे। इससे ज़्यादा पार्टनर हम अपनी फर्म में नहीं बनाएंगे। अगर 50 से ऊपर पार्टनर रहते हैं तो हमारी फर्म क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। माइनर एज ए पार्टनर जैसे बता रहे थे, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इन ए फर्म, हाउएवर ही इज अलाउड पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, केवल प्रॉफिट के लिए किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। सेकंड आता है फीचर्स का एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, इट मस्ट बिकम्स इन एग्जिस्टेंस बट एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, सच एन एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन। बेटा देखो ध्यान रखना है, आप इस एग्रीमेंट का मतलब होता है जब दो पार्टनर के बीच में किया हुआ डीड, वो डीड जो आप सब साइन करते हैं, जो आप मानते हैं, फर्बली जो बोलते हैं, ओरल जो बोलते हैं, वो कभी नहीं चलती, कोर्ट इसको मानता नहीं है, मुंह से बोली हुई जुबान को कोर्ट प्रेजेंट नहीं करता, जो आपने लिखित में लिखा है उसको सब मानते हैं। तो जो भी एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, आप ओरली भी चला सकते हो, लेकिन सही तरीका वो है कि पार्टनरशिप को अगर आप एक एग्रीमेंट है होना चाहिए, वो रिटर्न में हो और सभी की सहमति हो, तो जो भी आपने लिखा है वो सब एग्रीमेंट माना जाएगा। एग्रीमेंट में मतलब दो और दो से अधिक पार्टनर मिलकर सहमत हो रहे हैं हर एक चीज़ को करने के लिए। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जो हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिट मोटिव का होना चाहिए। सोशल वेलफेयर के लिए हम कोई बिजनेस करते हैं वो बिजनेस नहीं आता, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में आ जाता है। भले ही आप 10 पार्टनर मिलकर काम कर रहे हो या 15 पार्टनर एक सोशल कैंपेन चला रहे हो, समाज की सेवा कर रहे हो, अनाथ आश्रम चला रहे हो, या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप के दायरे में नहीं आएगा। पार्टनरशिप के दायरे में वही बिजनेस आएगा जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो। तो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ द कैरिंग सम बिजनेस विद इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। ये वर्ड बड़ा ध्यान रखना है, मस्ट बी लीगल, ये लीगल होना चाहिए। अगर ये लीगल नहीं है तो ये बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इनके एग्रीमेंट का मतलब जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि जो एम होना चाहिए इनका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर वो प्रॉफिट नहीं है तो वो पार्टनरशिप के दायरे में नहीं आएगा। इसमें साफ साफ लिखा है चैरिटेबल एक्टिविटी पार्टनरशिप के दायरे में नहीं आएगी। फिर आता है रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। एक पार्टनर अपनी फर्म का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। एजेंट वो तब होता है जब वो काम करता है, वो बताता है, एज ए प्रिंसिपल की तरफ से वो बाइंड होता है, यानी कि इसने जो भी काम किए हैं उसके लिए सारे पार्टनर मतलब लायबल होंगे। उसके की वे उसके के द्वारा किए गए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो प्रिंसिपल के माने जाते हैं। ईच पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म एंड एजेंट बिकॉज ही कैन बी बाइंड अदर पर्सन। जब वो एजेंट के रूप में काम करता है तो वो जो भी काम कर रहा है तो सारे पार्टनर की सहमति होती है, यानी कि सारे पार्टनर उस पर बाइंड होते हैं, सारे पार्टनर उस काम को करते हैं। और क्योंकि वो जब वो प्रिंसिपल होता है तो बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, यानी कि जब वो प्रिंसिपल है तो वो क्या करेगा, सारे पार्टनर्स को उसके द्वारा किए गए काम के लिए वो लायबल रखेगा, मतलब उसकी लायबिलिटी सभी पार्टनर्स की एक जैसी हो जाएगी। तो अगर इस आसान भाषा में अगर मैं इसको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति काम करे तो सभी का माना जाता है, सब मिलकर काम करें तो भी माना जाता है। तो एक एजेंट जब वो एक पार्टनर जब काम करता है, थर्ड पार्टी के साथ वो डील करता है, तो वो एजेंट के रूप में काम करता है, फर्म के बिहाफ पे काम करता है, सारे पार्टनर उसके लिए बाइंड होते हैं, मतलब सारे पार्टनर के किए गए काम उसके लिए माने जाते हैं। सेम जब एक पार्टनर डिसीजन लेता है तो सारे पार्टनर का डिसीजन माना जाता है, सारे पार्टनर उसको ओके करते हैं, मतलब सारे पार्टनर की सहमति होती है। और इसके बाद हम आगे के टॉपिक में पढ़ते हैं अगर पार्टनरशिप डीड में आगे क्या होता है। तो पार्टनरशिप के जो राइट्स होते हैं वो हमें सभी को पता होना चाहिए और हर एक पार्टनर को अपने राइट्स पता होने चाहिए। जब भी वो पार्टनरशिप हमको ज्वाइन करता है तो हर पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं ये हम समझाते हैं। पहला राइट्स होता है हर पार्टनर्स जो प्रॉफिट को शेयर करेगा और लॉसेस को जो भी उसके हिस्से में आ रहा है विद अदर पार्टनर इन द एग्रीड रेशो। एग्रीड रेशो वो रेशो होता है जहां सारे पार्टनर तैयार होते हैं, जितने पार्टनर फर्म में हैं वो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी उनके एग्रीड रेशो हैं उस रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा राइट्स होता है एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक पार्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस को चला सकता है, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ये सब देखने का काम पार्टनर का ही होता है, ये उसका राइट्स है। थर्ड राइट होता है एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू बी कंसर्न इन मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस।
अगर पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसका राइट बनता है उसमें वो बीच में आए और उसको समझे और उसको बताए। फोर्थ राइट होता है एवरी पार्टनर हैज़ टू राइट टू इंस्पेक्ट टू टेक अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी अकाउंट्स की बुक्स है उसकी एक कॉपी लेने का राइट्स उसके पास भी होता है। ये जो राइट्स है फिफ्थ जो मैंने लिखा है ग्रीन पेन से, इसको ज़रा ध्यान से समझना है। एवरी पार्टनर हैज़ टू राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर सारे पार्टनर या कोई एक पार्टनर भी नए पार्टनर को एडमिट करने से मना कर देता है तो वो नया पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। मान लेते हैं 5 पार्टनर हैं और वो चाहते हैं कि एक छठा पार्टनर फर्म में आए। एक पार्टनर एग्री नहीं हो रहा है, बाकी 4 पार्टनर एग्री हैं, लेकिन वो पार्टनर फर्म में नहीं आ सकता जब तक सारे पार्टनर तैयार नहीं होते। जब तक सारे पार्टनर अलाउ नहीं करते तब तक कोई भी पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो सकता नया पार्टनर। नेक्स्ट राइट आता है एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ऑफ ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जो भी फर्म की प्रॉपर्टी होती है उसमें ये जॉइंट ऑनर होते हैं। मान लेते हैं फर्म की प्रॉपर्टी की कीमत है 10 लाख और 5 पार्टनर हैं और इक्वल पार्टनर हैं, तो हर एक की जो प्रॉपर्टी है वो 2-2 लाख रुपए की हो जाएगी, यानी कि हर एक पार्टनर का हिस्सा 2-2 लाख रुपए का हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है इफ अ पार्टनर हैज़ गिवन ए लोन टू अ फर्म ही हैज़ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट अग्रीड रेट। If rate of interest is not agreed, it is paid at the rate of 10% per annum. Sorry, 6% per annum. 6% per annum का जो इंटरेस्ट होता है, देखो ये तो तरीका है, या तो लोन पे आप तैयार हो जाओ पार्टनर सारे मिलके भैया कितना देना है। जो भी पार्टनर फर्म को लोन देगा, होता क्या है अगर पार्टनर फर्म को लोन ना दे तो हमें बैंक से लेना पड़ेगा, उनको भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो पार्टनर कह रहे हैं यार आप एक काम करो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को देना है वो मुझसे ले लो। तो मान लेते हैं बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, तो 9% हमने अपनी पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि भैया 9% का इंटरेस्ट देना है, तो हमें 9% देंगे। अगर हमने डीड में मेंशन कुछ नहीं किया है तो भैया फिर तो 6% होगा। जो कोर्ट कहता है कि अगर आपने कोई भी डीड में मेंशन नहीं है और डीड हमारी एब्सेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा हमारा 6%। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गेटिंग अ प्रॉपर नोटिस। जब भी वो फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता है तो एक प्रॉपर नोटिस देना होगा, तो वो फर्म से क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। ये एक और चीज़ इसमें समझने वाली बात है, लायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट तो और भी बना सकते हो आप, लेकिन ये जो मेन राइट थे मैंने आपको लिखे दिए हैं। और लायबिलिटी क्या है पार्टनर की, ये ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2 पॉइंट है लायबिलिटी के और दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू पे प्रॉफिट टू द फर्म, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाइड दैट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। जो भी पार्टनर के बीच में है, वैसे मैं आपको बताऊं हमारी जो पार्टनरशिप है ये जनरल पार्टनरशिप है। जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब होता है अगर पार्टनर ने कोई प्रॉफिट कमाया है, पार्टनर अगर अपने डेब्ट का पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो वो उसकी प्राइवेट एसेट्स को भी बेचकर फर्म की लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। बट यहाँ पे लायबिलिटी का मतलब दूसरा निकाल रहे हैं कि लायबिलिटी क्या है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म के नाम को यूज़ करके या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करके कोई प्रॉफिट जनरेट किया है और उसे अपने पार्टनर से छुपाया है तो ये उसकी लायबिलिटी है, वो फर्म को वापस करे। बात समझ में आई? दोबारा समझाता हूँ, अगर किसी पार्टनर ने फर्म का नाम यूज़ करके फर्म के नाम को यूज़ करके फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करके कोई भी प्रॉफिट जनरेट किया है तो उसकी लायबिलिटी है, ये पार्टनर्स को लौटाए। If the partnership derives the profit himself from any transaction of the firm or from the use of property of the business connection of the firm or the firm names, then the profit so earned shall be paid to firm. उसको फर्म को ये वापस करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जो दूसरी लायबिलिटी होती है, if the partners carries on the any business on any nature which is competing with that of the firm and earn profit from it, then profit earned from such business shall be paid to the firm. ये भी ध्यान रखना है। अगर मान लेते हैं किसी पार्टनर ने फर्म के कंपटीशन में कोई बिजनेस कर दिया है, फर्म के कंपटीशन का मतलब है जो फर्म काम कर रही थी उसी कंपटीशन में उसने अपना बिजनेस खड़ा करके कोई प्रॉफिट कमा लिया है तो वो प्रॉफिट भी उसे वापस करना होगा, ये ध्यान रखना है। ये 2 लायबिलिटी मेजर लायबिलिटी होती हैं जो हर पार्टनर को देनी होती हैं। और
अगर पार्टनरशिप डीड ही एब्सेंट हो, पहले तो आपको मैं पार्टनरशिप डीड के बारे में बताता हूँ। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जब पार्टनर अग्रीड होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, वो रेशो तय करते हैं कि ये नेम होगा, ये पार्टनरशिप फर्म का नाम है, नेम ऑफ पार्टनर कौन कौन होंगे, उनकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कैपिटल कितना लगाएंगे, ड्राइंग्स कितना करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, कमीशन कितना होगा, वगैरह वगैरह, जो भी उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्होंने पार्टनरशिप डीड में बनाए। और पार्टनरशिप डीड के बाद अगर डीड ही ना हो तो फिर कोर्ट किस बात पे फैसला करेगा? अगर हमारी डीड नहीं है, ओरल में एग्रीमेंट हो रहा है, तो कोर्ट ओरल को नहीं मानता है, कोर्ट क्या कहते हैं, रिटन को मानता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसके रिगार्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, ये आपको मैं बताता हूँ। तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हम क्या करते हैं? जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, या तो भैया ऐसा करो पार्टनर सारे के सारे डीड बना लो, और डीड नहीं बना सकते तो हम क्या करेंगे? फिर गवर्नमेंट क्या करती है? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में 6 नियम बनाती है। पहला नियम जो है, किसी भी पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो हमेशा इक्वली डिवाइडेड होगा। क्या डिवाइडेड होगा? इक्वली डिवाइडेड होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो या तो भैया आप लिख दो डीड में कि इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा कैपिटल पे, तो कैपिटल के जो इंटरेस्ट के नियम है वो लिख दो। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है, अब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो साइलेंट है, तो क्या करना होगा? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई अगर आप लोन फर्म से बाहर से ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, और वो उसका वट जो भी रेट हो सकता है, 10%, 15%, 12%, 6%, 7%, 9%, या अगर डीड में मेंशन ही नहीं है तब आपको केवल 6% दिया जाएगा। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना परसेंट दिया जाएगा? 6%। और अगर आपने डीड में लिख दिया 10% तो 10% देंगे, 12 लिखा तो 12 देंगे। अगर डीड में मेंशन नहीं है तो फिर कितना दिया जाएगा? 6%। फिर आता है सैलरी और कमीशन किसी पार्टनर को। भैया एक पार्टनर कहता है जी मैं सुबह शाम आता हूँ, काम करता हूँ, फर्म के लिए काम करता हूँ, बाकी कोई पार्टनर काम नहीं करते, तो मुझे इसके लिए तनख्वाह दी जानी चाहिए। बिल्कुल दी जाती, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया जाता कि भैया ए वर्किंग पार्टनर है, सारे काम संभालता है, इसके लिए उसको 10,000 रुपये दिया जाए पर मंथ। लेकिन पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, साइलेंट है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को ना तो कोई सैलरी दी जाएगी, ना कोई कमीशन दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर को कोई भी पार्ट जो बिजनेस में वो कंडक्ट कर रहा है, चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसके लिए कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6th है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर एक पार्टनर भी इसमें ऑब्जेक्ट कर दे नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए, तो हम अपनी पार्टनरशिप में नए पार्टनर को एडमिट नहीं करेंगे। अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। जब तक सारे पार्टनर की सहमति ना हो तब तक हम किसी भी पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर हैं, वो चाहते हैं डी को पार्टनर बनाना चाहते हैं। डी क्या है? न्यू पार्टनर बनना चाहता है, लेकिन सी ऑब्जेक्ट कर रहा है, इसको पार्टनर बनाने से वो मना कर रहा है। ए और बी अग्री हैं पर हम इसको पार्टनर नहीं बना सकते, यानी कि डी हमारे यहाँ पार्टनरशिप में नहीं आएगा जब तक तीनों पार्टनर एग्री ना हो जाएं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है एडमिशन ऑफ पार्टनर में। इसके बाद मैं कराऊंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और पार्टनरशिप के फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में बताऊंगा। और ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में और आगे लेके चलेंगे। तो आपने जब सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट बनाए तो वहाँ पे जो अकाउंट बनाया वो बनाया आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाई। लेकिन बेटा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ पे भी वैसे ही बनना है, लेकिन यहाँ पे हम जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं, याद रखें, जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीटमेंट होता है। ठीक है ना? तो प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है? आपके जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे होते हैं, खर्चे मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। बट पार्टनर क्या होते हैं? फर्म के ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं। इनको जो भी दिया जाता है वो सारा एप्रोप्रिएट किया जाता है, प्रॉफिट में से एक हिस्सा इनको निकाल के दे दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखाते हैं। बट अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, यहाँ समझते हैं इस एग्जांपल से। सबसे पहले हमने बनाया
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट हमारा जो बनता है वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर क्या यहाँ पे भी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं, वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं इस वाले अकाउंट से स्टार्ट होते हैं, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो आपने सीख लिया 11वीं क्लास में। यहाँ पे जो आप सीखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, इसका फॉर्मेट देखें। सबसे पहले जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट आया था वो क्रेडिट साइड में आ गया, अगर लॉस होगा तो वो कहाँ आ गया, डेबिट साइड में आ गया। समझ में आ गया। उसके बाद अगर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में से, यहाँ ध्यान रखना है, अगर हम कोई पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सॉरी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दे रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं या मैनेजर को कोई कमीशन दे रहे हैं, तो वो अमाउंट हमारी लेस हो जाएगी, तो बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं एक अच्छे एग्जांपल में समझा सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये अमाउंट हमारी है 3 लाख रुपए, 3,20,000 रुपये। कितनी है हमारी? 3,20,000 है। और पार्टनर्स का जो लोन है मान लेते हैं वो 10,000 रुपये का है, और रेंट हम पार्टनर्स को पेड कर रहे हैं 5,000 रुपये का, और मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं 5,000। तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा अब आएगा 3 लाख रुपए। ये तीनों अमाउंट हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ब्रैकेट में करेंगे तो उसका सिग्नल हो जाता है माइनस का, तो ये सारी अमाउंट हमारी लेस होकर बाहर आएगी। इसके बाद क्रेडिट साइड में जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मान लेते हैं एक को 10,000 दे रहे हैं, 10,000, और एक को दे रहे हैं मान लेते हैं 15,000, तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 25,000 रुपये का। टोटल आ गया 3,25,000 रुपये। अब आता है डेबिट साइड में। डेबिट साइड में अगर लॉस हुए तो आएगा, भाई दोनों चीज़ें तो आ नहीं सकती, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हमने प्रॉफिट मान लिया, लॉस नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। अब हम पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे एस कैपिटल जरूर लिख देना, बीस कैपिटल लिख देना। जब हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो यहाँ लिख रहे हैं एस कैपिटल अकाउंट, ऐसी 20 कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं जो इंटरेस्ट है वो 30,000 एक को दे रहे हैं और 20,000 दूसरे को दे रहे हैं, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, 50,000 का। कोई पार्टनर है उसको सैलरी दे रहे हैं, वो भी यहीं आएगी। सैलरी मान लेते हैं ए को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, यहाँ पे हम ए को दे रहे हैं, तो ए को दे रहे हैं मान लेते हैं 30,000 की। बी को कमीशन दे रहे हैं, तो बी का पार्टनर का नाम आ गया और 20,000 इसको कमीशन दे दिया। रिजर्व में अगर कोई अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए क्वेश्चन में कहेगा तभी करना है, नहीं तो ये अमाउंट नहीं आएगा। मान लेते हैं रिजर्व में भी हम 50,000 डाल रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ अमाउंट सारा का सारा घटाने के बाद जो बचेगा वो हम पार्टनर्स को दे देंगे। अब रेस्ट ऑफ अमाउंट क्या बन रहा है बेटा, 3,25,000 में से 50 और 30 80 और 20 कितना हो गया, 1,50,000 माइनस करो, तो 3,25,000 में से हम माइनस करेंगे कितना अमाउंट, 50 और 30 80 और 20 1,50,000, तो कितना अमाउंट बचता है बताओ माइनस करके, 1,75,000। ये वाला अमाउंट आ रहा ना। और हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा इक्वली डिवाइडेड होता है। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, तो मान लेना ये क्या होगा, इक्वली ही डिवाइडेड होगा। तो इक्वली कितना बनेगा बताओ, 1,75,000 का हाफ कितना हुआ, कैलकुलेट करो कितना अमाउंट आएगा। प्रॉफिट बट रहा है 1:1, 1:1 में बट रहा है 1,75,000 87,500, तो 87,500 एक का हो गया और 87,500 दूसरे का हो गया, और ये प्रॉफिट जो आ गया हमारा कितना आ गया, 1,75,000 का प्रॉफिट आ गया। और नीचे जो अमाउंट आएगी इक्वल आ जाएगी 3,25,000। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर एक बार समझा देता हूँ, क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, ये तीनों आइटम देखने के लिए बहुत कम मिलेंगी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर क्वेश्चन में है तो आप देंगे, नहीं है तो आप छोड़ देंगे।
तो यहाँ पे अमाउंट टोटल किया, फिर डेबिट साइड में आ जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, किसी को कमीशन दे रहे हैं, हो सकता है नहीं भी दे रहे हो और हो सकता है दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे ही करना है। रिजर्व में जितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, कई बार रिजर्व के लिए कुछ नहीं कहेगा तो आप मत लिखना। तो रेस्ट ऑफ अमाउंट हमारा प्रॉफिट हो सकता है या रेस्ट ऑफ अमाउंट हमारा लॉस भी हो सकता है। मान लेते हैं खर्चा हमारा ज़्यादा है, इनकम हमारी कम है, तो ऐसे भी हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या बताया मैंने, एक बताया फिक्स कैपिटल, दूसरा बताया मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में ध्यान रखना है, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो यहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बनता है यहाँ पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ध्यान रखना है, जहां पे फिक्स कैपिटल है वो कैपिटल में आपको दो अकाउंट बनाने होंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट जब आप बनाते हैं तो सारे ट्रीटमेंट क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ अमाउंट लिखेंगे, जो भी XYZ की अमाउंट है, यानी कि जो वो लगा रहा है पैसा वही आएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, एंड में आ जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे जो भी एक अमाउंट है, मान लेते हैं X की कैपिटल हमारी 3 लाख है और इसकी कैपिटल कितनी है 3 लाख, इसकी कैपिटल 2 लाख और इसकी कैपिटल है 1 लाख। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। क्वेश्चन में ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल या एडिशनल कैपिटल नहीं है तो यही क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। जो ओपनिंग है वही क्या हो जाएगा, क्लोजिंग। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको यही देखने के लिए मिलेगा। अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल लगा रहा है तो उसे ऐड कर देना। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो यही हमारा टोटल आ जाएगा। अब जो भी ट्रीटमेंट है वो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। जो भी ट्रीटमेंट है वो किस में करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट साइड में भी हो सकते हैं। तो मान लेते हैं इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में, एक्स का क्रेडिट बैलेंस है मान लेते हैं 10,000, वाई का है नहीं, जेड का मान लेते हैं 15,000 क्रेडिट बैलेंस, और जो वाई का बैलेंस दिया हुआ है वो डेबिट साइड में दिया है 5,000 रुपये। ठीक है, ये एज्यूम कर रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से जो भी देगा वैसे करेंगे। और मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको कितना दे रहे हैं, एक्स को कितना, वाई को कितना, जेड को कितना। मान लेते हैं इसको दे रहे हैं 5,000, इसको दे रहे हैं 8,000, इसको दे रहे हैं 10,000। कमीशन दे रहे हैं एक्स को, सॉरी केवल वाई को दे रहे हैं, मान लेते हैं 25,000, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। सैलरी एक्स को दे रहे हैं 5,000, इसको भी दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कोई प्रॉफिट निकल के आया वो क्रेडिट कर देंगे इनके अकाउंट में। अब मान लेते हैं वो 10,000 इक्वली बांट देते हैं, 10, 10 और 10। इन्होंने कोई ड्राइंग्स की है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, तो यहाँ पे जो डेबिट साइड में आ जाएगी। ड्राइंग्स कितनी अमाउंट है, अब मान लेते हैं यहाँ पे ड्राइंग्स भी वो सब 20-20 हज़ार की कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे देते हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा आपके 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,500 रुपये। अगर कोई लॉस होगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा। अब बाकी रिमेनिंग बैलेंस निकाल देंगे, जैसे ये हैं 10, 10, 20 और 10, 30 और 15, 10, 10, 20 और 10, 30 और 10, 40 और 5, 45। 45 में से 21,500 माइनस करो, 45,000 में से 21,500 माइनस करेंगे 4 में से गया 3 और 23,500। अब इसका टोटल करेंगे, मेरे ख्याल से यहाँ पे टोटल 25 और एक 26,200 आ रहा है, और यहाँ ज़्यादा आ रहा है। 25 और 10 35, 35 और 8 43,000, 25, 10, 35, 35 और 5 40 और 3 43। ठीक है, 43,000 में से माइनस करें
20 और 5 25 और 26,200। ₹16,800 का बैलेंस यहाँ पे आ रहा है। और इसको लास्ट में करेंगे 10 और 5 15, 15 5 20, 20 और 10 30। 30,000 में से 21,000 घटाओ तो कितना बचेगा? 9,000। तो ये हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका है। ये तब बनाया जाता है जब आपके कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। लेकिन जब कैपिटल अकाउंट हमारे फ्लक्चुएटिंग होते हैं तब हम कैसे बनाते हैं? बहुत ईजी है। इस पार्टनर्स, ये जो कैपिटल अकाउंट है इसको नहीं बनाते हम, यही कैपिटल अकाउंट बन जाता है। करंट अकाउंट की जगह क्या आ जाता है यहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आते हैं। ये ऊपर वाला अकाउंट नहीं बनता। मैं ऊपर वाला अकाउंट को रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल अकाउंट बनता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। और यहाँ पे जो बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट साइड में देखने के लिए मिलते हैं और करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं लिखते, इसमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिखे जाते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट होता नहीं है। करंट अकाउंट होगा तो मतलब फिक्स कैपिटल है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, बाकी करने का तरीका सब सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। मान लेते हैं इनकी कैपिटल है 2 लाख, इसकी कैपिटल है 3 लाख और इसकी कैपिटल है मान लेते हैं 1 लाख। तो अब ये सारे टोटल चेंज हो जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा और वही बैलेंस हमारे फिर नीचे चेंज होंगे। टोटल करें फटाफट। तो 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000। 1,30,000 का टोटल आया क्रेडिट साइड में। इसमें से 21,500 माइनस करें तो कितना बचेगा? 1,30,000 में से 21,500 माइनस करो, 1,08,500। 1,08,500 और टोटल आ गया 1,30,000। इसका टोटल करें 3 लाख, 25 और 10 35, 35 और 5 40 और 3 43, 3,43,000। 3,43,000 में से 21,200 माइनस करें, 3,43 माइनस 21,200 तो ये अमाउंट आएगा 3,16,800। 3,16,800। अब इसका टोटल करें 2,10,000, 2,20,000। 2,20,000 में से 21,000 माइनस करें तो 1,99,000 आएगा। तो आपने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी बहुत आसान है। मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये तो जस्ट फॉर्मेट था। फॉर्मेट में हमें समझना होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं इसकी डाउट्स फिर क्लियर करूँगा। पर इनके मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ पर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक्स करें। अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि आप जब उनको लाइक्स करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं एक अच्छी वीडियो लेके और आऊँगा आपके पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। लव यू ऑल।